दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आगे बढ़ेंगे डिमांड इलास्टिसिटी का पार्ट 5 में। पिछला वीडियो सॉरी बहुत बड़ा हो गया, 5-6 मिनट ज़्यादा हो गया। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे कि लीनियर डिमांड कर्व में आप कैसे मेजर कर सकते हैं लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट फॉर्मूला अप्लाई करके। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट ए पे मेरा ईपी का वैल्यू क्या आया था, इंफिनिटी। और पॉइंट बी पे ईपी का वैल्यू आया था 0। ठीक है, ये बात हम लोग को ऐसे डायग्राम में लिख लेना है नीट एंड क्लीन वे में, तो बहुत अच्छा लगेगा। और एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस भी रहेगा, और एग्जामिनर को इम्प्रेस करना इम्पोर्टेंट है। एंड आई ऑलवेज से दैट यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन आंसर शीट। तो जितना अच्छा स्टोरी उतना अच्छा मार्क्स, जितना घटिया स्टोरी उतना घटिया बुक में चलेगा आपका। ठीक है, सो यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन आंसर शीट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ऐसा लिखो एकदम हैरी पॉटर का तरह, चले तो बहुत ज़बरदस्त चले। ठीक है, गुड। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग केस बी में। ठीक है, केस बी। केस बी क्या है? केस बी है आपका ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड, ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व। मतलब अब आपका जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, कर्व होगा जैसे हम लोग डिमांड कर्व बनाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है और सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। हम फॉर्मूला वापस से लिख दे रहे हैं, ईपी इक्वल्स टू लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। अब फॉर्मूला इसलिए दोबारा लिख दिया है क्योंकि बहुत लोग तो प्रीवियस वीडियो अब देखने थोड़ी ना जाएगा एक फॉर्मूला के लिए, सर दर्द होता है। ठीक है, नॉर्मली अब एज अ इंडिविजुअल हमको भी अगर लगेगा, अगर हम भी देख रहे हैं तो कौन जाएगा देखने के लिए, स्किप करो या छोड़ो बाद में देखें। इसीलिए वापस से लिख दिए। तो लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट, सेम फॉर्मूला, बस डिमांड का अब नॉन लीनियर रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। तो सपोज कर लीजिए हम इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करके समझाते हैं। ठीक है, सब पार्ट ए, केस बी का सब पार्ट ए, या आप नंबर 1 भी लिख सकते हैं रोमन में, जो आपको ठीक लगे। सपोज कर लीजिए हमको ये मेरा आपका एक्स और वाई एक्सिस है, प्राइस क्वांटिटी आप लिख सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, अब डिमांड कर्व हम बना दिए। सपोज आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी चाहिए, तो यू नीड इलास्टिसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट ए। अब आप मेजर कैसे करिए? अब आपका तो लोअर लाइन सेगमेंट और अपर लाइन सेगमेंट है ही, तो रूल एक ही रूल है, यू हैव टू ड्रॉ अ टैंजेंट। टैंजेंट क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपका बन जाएगा ऐसे। ये बन गया आपका एक टैंजेंट। टैंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो पॉइंट को सिर्फ टच करके निकलेगा, माइंड इट, कट नहीं करेगा। कट करके नहीं निकालना है आपको, ऐसे करके कट करके नहीं निकालना है, पॉइंट ए से कट करके थ्रू नहीं निकालना है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, टच करके सिर्फ निकालना है, टैंजेंसी पॉइंट बस बन जाएगा। पॉइंट ए अब मेरा टैंजेंसी पॉइंट हो गया क्योंकि वहां से टैंजेंट पास किया है। तो जाहिर है टैंजेंट पास हुआ तो हमको 2 पॉइंट मिल गया। वो पॉइंट का नाम क्या है? एक पॉइंट यहाँ से मिल गया और एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब इसको हम नाम दे दे रहे हैं, एक मान लीजिए पॉइंट बी दे दे रहे इसको, इसको मान लीजिए हम पॉइंट जी दे दे रहे। ठीक है, क्लियर। तो लोअर लाइन सेगमेंट मेरा क्या हो जाएगा? ए बी
और अपर हो जाएगा एजी। तो टेक्निकली आप देखिएगा मेरा लोअर लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर देन द अपर लाइन सेगमेंट, इसीलिए यहाँ पर आपका वैल्यू जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मगर आपको एक बार हम अभी मैथमेटिकली दिखा दे रहे करके, हम आपको एक बात बोलने मांग रहे हैं कि जब आप डिमांड कर्व बनाइएगा, देखिए हम जानबूझ के डिमांड कर्व को थोड़ा सा शुरू में ऐसे करके नीचे से थोड़ा सा उसको और घुमा दिए हैं ऐसे। हम शुरू में ज़्यादा स्टीप करके ऐसे कर दिए हैं, ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि हमको जब ये पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करना पड़े इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम जब टैंजेंट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा नीचे का हिस्सा बड़ा हो जाएगा, देखिए, और ऊपर का हिस्सा छोटा हो जाएगा। जब हम ऐसे करेंगे, ठीक है, तो मेरा नीचे नीचे का हिस्सा ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, राइट, और ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोटा है, ऑटोमेटिकली मेरा ईपी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो ये आपको जानबूझ के डिमांड का आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। अब नॉर्मल आप सोचिएगा, आप सपोज कर लीजिए आप डिमांड का, अरे सर हम तो ऐसे ही बना दे रहे हैं, आपका आंसर थोड़ी आएगा। आप सोचिएगा अरे चलो डिमांड को ऐसे बना, अब आप डिमांड को ऐसे बनाने जाइएगा, आप सपोज कर लीजिए आप यहाँ पर आपको मेजर करना है, ठीक है, सपोज कर लीजिए आपको यहाँ पर मेजर करना है, ठीक है, तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से आप एक टेंजेंट ऐसे करके बना लिए, अब यहाँ पर जब नीचे में जाइएगा तो ये तो नीचे का और बड़ा हो गया, तब तो फिर यहाँ पर भी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे का हिस्सा और बड़ा हो जा रहा है, तो ये तो आंसर गलत है, दिस इज रॉन्ग, आपको मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। तो आपको अब अब आपको क्या करना है इस केस में, यहाँ पर जो हम केस नंबर बी बताएंगे, अब सपोज कर लीजिए आपका ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी हम ऊपर का मैथमेटिक्स बोल लिखना भूल गए, यहाँ छोटा सा लिख दे रहे हैं। तो एट पॉइंट ए लिखना पड़ता है ऐसे करके, एट पॉइंट ए ई पी इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो हम लिख चुके हैं एक बार, आपको फिर से लिखना, आप लिख सकते हैं लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो लोअर लाइन सेगमेंट है ए बी, अपर लाइन सेगमेंट है ए जी, ए बी इज ग्रेटर, तो हेंस द वैल्यू विल बी ग्रेटर, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया, और इसका नाम आ जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, हम शॉर्ट में लिखा है, जगह नहीं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अच्छा नीचे आ जा रहे हैं पॉइंट बी में, पार्ट बी में, सब पार्ट बी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक डिमांड का बनाना है जो हम जानबूझ के नीचे का पार्ट को छोटा कर देंगे, देखिए आप, नीचे का पार्ट छोटा हो गया। अब जब हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे, सपोज कर लीजिए हम इस पॉइंट पे मेजर करना है हमको, ये पॉइंट का नाम हम मान लीजिए दे दे रहे हैं एफ। तो अब जब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइएगा यहाँ से, ठीक है, देखिए नीचे का पार्ट छोटा हो गया है ना, नीचे का पार्ट छोटा हो गया, तो आपको जानबूझ के वैसा डिमांड बनाना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा सर हम जैसे भी बना देंगे मार्क्स नहीं दे रहा है, अरे क्यों देगा भाई, तुम गलत बनाओगे कैसे देंगे मार्क्स हम लोग, अजीब बात है यार, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट एफ था, पॉइंट एफ पे हमको इलास्टिसिटी चाहिए, डी मतलब डिमांड कर्व है, नाम लिखना जरूरी है, नहीं लिखेगा हाफ मार्क्स जाएगा, वो आपका प्रॉब्लम। अब यहाँ पर मान लीजिए हमको इलास्टिसिटी दो पॉइंट मिल गया है, एक ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया, हम पॉइंट का नाम दे दे रहे, सपोज कलर चेंज कर दे रहे, ऑरेंज कर दे रहे, सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, पॉइंट एफ पे चाहिए, तो लोअर लाइन सेगमेंट क्या है बी एफ, राइट, और अपर हो जाएगा एफ ए, एफ ए अपर हो जाएगा, राइट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एट पॉइंट एफ ई पी इक्वल्स टू बी एफ लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट ए एफ, तो बी एफ इज लेस देन 1, न्यूमरेटर छोटा है तो लेस देन 1, और इसका नाम हो जाएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है किसी को भी नहीं है, अगर है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कोशिश करेंगे, अगर कर पाएंगे तो ज़रूर कर देंगे, और यहाँ पर आप लिख देना है ई पी लेस देन 1, क्लियर।
ठीक है। अब एक और पॉइंट पे आ जा रहे हैं। अब जाहिर है हमको डिमांड का वैसा बनाना है कि मिडिल में जब हम एक पॉइंट लें तो दोनों का लोअर लाइन सेगमेंट और अपर लाइन सेगमेंट का जो गैप है लोअर से अपर का जो गैप है वो दोनों सिमिलर हो जाए। तो हमको वैसा एक बनाना भी पड़ेगा। ठीक है। सपोज कर लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब डिमांड का देखिए हम नॉर्मल बना रहे हैं ताकि जब हम एक पॉइंट सपोज कर लीजिए यहाँ पर हम एक पॉइंट ले ले रहे हैं। इस पॉइंट पे अगर हमको इलास्टिसिटी चाहिए तो जब हम एक टैंजेंट बनाएंगे, सॉरी, ठीक है। ये एक जब पॉइंट हम लोग का बनेगा टैंजेंसी तो यहाँ पर आपका पॉइंट का नाम हो जाएगा सपोज पॉइंट ए। अच्छा पॉइंट ए हम कर चुके हैं ना, नहीं है पॉइंट ए। ये आपका हो जाएगा डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका बी है, ये सी है। तो आप देखिएगा लोअर लाइन सेगमेंट जो है ए सी और अपर लाइन सेगमेंट ए बी ऑलमोस्ट सिमिलर है। थोड़ा सा और अच्छा बनाइएगा तो और परफेक्ट नजर आएगा। एकदम मिडिल में पॉइंट लेना है। मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, इसीलिए हम क्या किए, हम व्हाइट वाला जो पॉइंट था उसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिए। ठीक है। ये आप थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, इसमें कोई खराब बात नहीं है, अच्छा बात है। मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है। ठीक है अपना, फिर हम इतना मिटाएंगे थोड़ी। मेरे एग्जाम हॉल में मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। टाइम सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब कॉस्ट बताएंगे तो बताएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉरी कैलकुलेशन कर दे रहे एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए ई पी इक्वल्स टू लोअर लाइन सेगमेंट कितना है ए सी, अपर लाइन सेगमेंट कितना है ए बी, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, इक्वल टू वन। नाम क्या आएगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। समझ में आया, क्लियर हो गया। जियोमेट्रिक मेथड खत्म। हम लोग का इलास्टिसिटी का प्राइस इलास्टिसिटी जब हम लोग शुरू किए थे यहाँ से, ये वाला जो पार्ट शुरू किए थे हम लोग ये वाला, सॉरी, राइट। तो हम बोले थे कि चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तीन टाइप है। पहला टाइप का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी, ईपी जिसको हम लोग बोलेंगे। ये पूरा फुल डन हो गया। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ऑफ डिमांड हम बार बार लिखना मेरे लिए थोड़ा दिक्कत है। इसको हम लोग याद रखना है, ई एम से मेजर करेंगे। बहुत सारा बुक आपको ई वाई से मेजर करवाता है, उससे कोई ये नहीं है, मगर हम मानते हैं कि जब कोई चीज़ को सीखो तो अच्छा से सीखो, नहीं तो मत सीखो। सीधा सीधी बात, अपना अपना फिलोसफी है। तो हम ये एन ही फॉलो करेंगे क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम को एन बोलते हैं। ठीक है, ये मेरी प्रोफेसर लोग जिससे जिससे हम पढ़े हैं वो लोग हमको यही सिखाया। वाई को हम लोग इनकम नहीं मानते, वाई को हम लोग इनकम मैक्रो में मानते हैं। दैट इज वेरी ट्रू। ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी में हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एन इक्वल्स टू, सेम है, खाली ईपी में क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस था। यहाँ पे हम लोग सेम करेंगे, खाली इनकम डाल देंगे बस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ये फॉर्मूला में सेम आ जाएगा। ऊपर का पार्ट को हम चेंज इन क्यू बाय क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन एम बाई एम इंटू 100। 100 कट जाएगा, बचेगा क्या, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन एम इंटू एम बाय
क्यू। ठीक है, सेम मीनिंग है, चेंज इन क्यू का मतलब हो जाएगा, नीचे में लिख दे रहे, चेंज इन क्यू का मतलब हो जाएगा Q2 माइनस Q1। चेंज इन M का मतलब हो जाएगा M2 माइनस M1। ठीक है, और जो M है वो ओरिजिनल इनकम रहेगा, ओरिजिनल इनकम जिसको आप M1 लिख सकते हैं। Q रहेगा ओरिजिनल क्वांटिटी जिसको आप Q1 लिख सकते हैं। मगर अगर आपको इनकम इलास्टिसिटी से मिड पॉइंट फॉर्मूला ही बोलेगा तो आप वही फॉर्मूला को अप्लाई करिएगा जो आप आर्क इलास्टिसिटी में यूज किया है। तो m का वैल्यू हो जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2। q का वैल्यू हो जाएगा q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाई 2। हम लोग एवरेज लेते हैं इफ द क्वेश्चन इज स्पेसिफाइंग दैट यू हैव टू फॉलो द मिड पॉइंट फॉर्मूला, यू हैव टू यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आप m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2 करिएगा और q का जगह में q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाई 2 करिएगा। m का जगह में m1 प्लस m2 बाई 2 एवरेज, q का जगह में q1 प्लस q2 बाई 2। ये याद रखना है आपको। ठीक है, मगर इंडिया का सिलेबस बहुत बेकार है, तो इन लोग जो भी करेगा आपको डायरेक्ट ओरिजिनल वैल्यू ही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी जो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका कितना टाइप का होगा। सबसे पहला बात, EM अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो आप उसको बोलिएगा नॉर्मल गुड्स। अगर EM का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो आप बोलिएगा इंफीरियर गुड्स। अगर ग्रेटर देन वन होगा तो आप उसको बोलिएगा लग्जरी गुड्स। अगर सॉरी अगर लेस देन वन होगा, कुछ कुछ बुक में जीरो और वन के बीच में लाई करेगा, ऐसा भी हो सकता है, जीरो इज लेस देन इनकम इलास्टिसिटी लेस देन वन, तो इसमें आप इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ करिएगा। हम सबका मीनिंग समझा दे रहे हैं और हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। देखिए लग्जरी गुड्स, एलजी मतलब लग्जरी गुड्स, लाइव्स गुड में भाई, फ्रिज नहीं बेच रहे हैं, एसी नहीं बिक रही होगा, लिख दे रहे हैं लग्जरी गुड्स। ठीक है, लग्जरी गुड्स। नॉर्मल गुड हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका नॉर्मल गुड में डिमांड का कैसा बनेगा, पॉजिटिवली स्लोपिंग बनेगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ ग्रेटर देन जीरो है। नेगेटिव में, इंफीरियर गुड में नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। लग्जरी गुड्स ग्रेटर देन वन है, इसमें डिपेंड करता है कि आपका बहुत सारा अदर कंडीशंस पे डायग्राम बनेगा। और लेस देन वन का मतलब होता है, या बहुत सारा बुक में इक्वल टू जीरो भी कर सकता है इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज में, इसीलिए जीरो लेस देन EM लेस देन वन है। बहुत सारा जगह में आपका इनइक्वालिटी इक्वल भी कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि जो भी ऑथर है वो क्या फॉलो कर रहा है। तो जनरली स्पीकिंग इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज में हम लोग का क्वांटिटी फिक्स है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इक्वल टू जीरो ही फॉलो करेंगे। ठीक है, ये आपका EM लेस देन वन या EM इक्वल टू जीरो या EM जीरो और वन के बीच में लाई करेगा, इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपका इनकम बढ़े घटे जो हो। अच्छा, वर्टिकल एक्सिस में आप इनकम ही लिखिएगा, वर्टिकल एक्सिस में इनकम रहेगा, वर्टिकल एक्सिस में इनकम रहेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपका क्वांटिटी रहेगा, क्यू 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 क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, ये होगी आपका पूरा खत्म खत्म आपका इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हम लोग आ जा रहे हैं आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस नंबर 3, सॉरी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। इसको हम लोग EXY लिखेंगे, और हम बता चुके थे Y को हम लोग कमोडिटी मानते हैं, तो इसीलिए Y को हम इनकम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका तीन हिस्सा है। पहला, अगर EXY ग्रेटर देन जीरो आएगा तो आप उसको बोलिएगा सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट
गुड्स, और जाहिर है पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्लोपिंग बनेगा जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं। सॉरी, डिमांड का है ये। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स है, मतलब दो कमोडिटी है एक्स और वाई। आप यहाँ पर चाय मान सकते हैं, यहाँ पर कॉफ़ी मान सकते हैं। वाई का जगह में प्राइस ऑफ टी हो जाएगा, एक्स का जगह में क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी हो जाएगा जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसीलिए रिपीट नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या है, चाय का अगर दाम इतना है, क्वांटिटी आप कॉफ़ी इतना खरीद रहे हैं, चाय का दाम बढ़ेगा, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि हम चाय नहीं खरीदेंगे, हम सब्स्टिट्यूट खरीदेंगे, सीधा सीधी बात। इसीलिए आपका ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, इसीलिए आपका डिमांड कब भी पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू में आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई एक्स वाई अगर लेस देन जीरो होगा तो आप उसको बोलिएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पेट्रोल और कार वाला एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो जॉइंटली यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव बनेगा। अगर यहाँ पर आप प्राइस ऑफ पेट्रोल रखिएगा, प्राइस ऑफ पेट्रोल, मतलब ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ आप लिखिएगा क्वांटिटी फॉर कार्स, ये ओरिजिन है, ये डिमांड कर्व है। तो अगर सपोज कर लीजिए ये आपका प्राइस है, आप इतना गाड़ी खरीद रहे हैं, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर वन है तो क्वांटिटी ऑफ कार वन है। अगर प्राइस आपका फॉल हो जाता है, प्राइस आपका फॉल हो गया तो गाड़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो अगर प्राइस पेट्रोल का हम 2 कर देंगे तो कम हो गया, तो क्वांटिटी गाड़ी का बढ़ गया, तो इसीलिए ये नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड का मेरा बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब लास्ट वाले एक पार्ट में आ जा रहे पॉइंट नंबर थ्री, और हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग के लास्ट ऑफ डिमांड का सीरीज खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर थ्री है, अगर ई एक्स वाई का वैल्यू जीरो है। ठीक है, ई एक्स वाई हम लोग यहाँ पर कमोडिटी मान रहे हैं। आप एक हमको बात बताइए, अगर फंका का दाम बढ़ेगा, फंका का अगर दाम बढ़ेगा तो चप्पल का डिमांड को क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि फंका का चप्पल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलिएगा, अनरिलेटेड गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स। ठीक है, clear? If the price of one commodity increases, then it has got no impact. ठीक है, या it doesn't influence the demand for the other commodity because both the commodities are not related to each other. इसीलिए इसका वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हम्म, और वहां पर आप कोई डिमांड कब बनेगा ही नहीं, जब एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो उसका डिमांड कब बनेगा कैसे? ठीक है, क्लियर हो गया। आज हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।